क्या आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पे आना है और आपका एक कपल केस है? आई कैन हेल्प यू अ लिटिल बिट बिकॉज मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में आई हूँ ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा अलॉन्ग विद माई स्पाउस, एंड हाउ यू कैन गेट दैट थिंग pretty easy. I can tell you that and I can help you actually. मेरा और मेरे हस्बैंड का स्पाउस केस था. वी बोथ वर वर्किंग बैक इन इंडिया, तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी था. हम दोनों भी वर्किंग थे. तो सबसे पहला अगर आपको मैं बताऊँ, आपको एक स्पाउस के साथ आपके इधर आना है. मेरे केस में मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आई हूँ और माय हस्बैंड इज़ वर्किंग हियर एज ऑन अ फुल टाइम बेसिस. तो बेसिक एक ये रहता है कि जो भी स्टूडेंट रहेगा उसको 50% वर्किंग राइट्स मिलेंगे, एंड आपका जो स्पाउस रहेगा ही विल और शी विल गेट फुल टाइम वर्किंग राइट्स. मैं 2024 की बात करी हूँ. मैं 2024 फरवरी में आई हूँ एंड माय नेम इज़ कोमल. अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगती है तो कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले आपकी शादी को इट शुड बी मोर देन 12 months टू गेट द स्टूडेंट वीज़ा. कभी कभी आप रिलेशनशिप में होते हो, यू आर इन अ डेटिंग फेज बट यू आर नॉट गेट मैरिड. अगर आप इधर आ रहे हो तो ट्राई टू थिंक ओवर दैट डिसीजन. आई एम नॉट सेइंग गेट मैरिड फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट वीज़ा, पर मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रही हूँ जो काफ़ी फिक्सेटेड क्राइटेरिया है कि आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए. जब अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो होगा, तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है. तो अगर आप किसी भी रीजन से हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मैरिज सर्टिफिकेट एक लोकल लैंग्वेज में आता है. जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मराठी में था, पर इंग्लिश में भी उन्होंने दिया था. पर अगर आपका इंग्लिश में नहीं है तो मेक श्योर कि आप दोनों का लेके आ जाओ उनसे. या फिर नहीं तो आप उसको ट्रांसलेट करवा के उस पर स्टैम्प सिग्नेचर, जो भी आपकी मैरिज जिधर भी आपने रजिस्टर की है उनसे स्टैम्प या सिग्नेचर लेके जस्ट मेक इट फुल प्रूफ. नेक्स्ट आपको क्या लगेगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके दे रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो वही सेम डॉक्यूमेंट आपको आपके स्पाउस के भी लगेंगे. मतलब उसके एजुकेशन देन ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, और इस वाइस वर्सा इन लॉज के डॉक्यूमेंट्स हो गए. तो अब एक एग्जांपल लेते हैं. मैं स्टूडेंट हूँ और माय हस्बैंड वो स्पाउस वीज़ा पे आया है. तो मुझे इस केस में मेरे इन लॉज के भी डॉक्यूमेंट लगे थे और मेरे खुद के पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट लगे थे. ठीक है. इट कैन, और वो क्या डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली ITR last 2 years or 3 years. It totally depends on the university you are applying for, कि आपको 2 साल का दिखाना है, 3 साल. बट सेफर साइड, अगर आपके किसी भी पेरेंट का या फिर इन लॉज का ITR फाइल नहीं है तो मेक श्योर आप ITR फाइल कर लो प्रीवियस 3 years का. ठीक है. आपको हर एक साल के ITR के लिए 1000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी अगर आपने नहीं किया है टाइम पे फाइल. और आप एक बार सबसे पहले एजेंट को पूछ लेना कि आपका ITR कितना होना चाहिए. उसके बेसिस पे आप आपका ITR फाइल करो आपके CA के पास जाके. ठीक है. नेक्स्ट टाइम आपको CA से और क्या क्या लेना है, ये 1 अटेम्प्ट में मैं बता देती हूँ. आपको लेना है कंप्यूटेशन रिपोर्ट. एवरीबडी इन द फैमिली, आप जिसका भी ITR फाइल करोगे सबका लगा दो अगर आपकी स्पाउस केस है. और इवन इफ यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, आपके मॉम डैड, अगर आप अकेले हो और अगर आप स्पाउस के साथ हो तो उसके मॉम डैड का सबके ITR, कंप्यूटेशन रिपोर्ट एंड अ नेटवर्थ सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आपको CA से बना के रख देनी है. भले आपका एजेंट मांगे या ना मांगे, आप ये रेडी करके रख दो. मेरे केस में हर टाइम पे ये मांगते रहे एंड व्हाट हैपन इज इट वाज गेटिंग डिलेड बिकॉज CA फ्री थोड़ी बैठा है आपका काम करके देने के लिए, ऐसा नहीं होता है. तो आप इसको बना के रख दो. अगर नहीं भी काम आता है तो भी ठीक है, पर अगर लगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा. ठीक है. क्योंकि CA के पास टाइम नहीं है आपको इतनी बार एंटरटेन करने के लिए. अगर आपके घर पे ही कोई है तो बेस्ट लक. ठीक है. उसके बाद ये हो गया CA के रिलेटेड, जो भी आपके फाइनेंसेस है जो भी है आप कर लो. उसके बाद आपको आपके ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे. आपको लगेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका लेट्स से ज्वाइनिंग ऑफर, आप जो भी बोलते हो, व्हाट इज दैट.
आपको किसी कंपनी ने ऑफ़र की है एम्प्लॉयमेंट, जिसके आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। देन व्हाट डू यू डू, जॉब ड्यूटीज़ अगर चाहिए तो आप जॉब ड्यूटीज़ भी ऐड कर सकते हो। फिर अगर आपका समझो आपके जॉब में प्रमोशन हुआ है, ठीक है, किसी बात के लिए, तो आप वो प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हो। तो किसी किसी ऑफिस में बाकायदा एक लीफलेट पे मिल जाता है दैट दिस एम्प्लॉय हैज़ बीन प्रमोटेड। पर अगर आपके इसमें वैसा नहीं है तो आप आपके मैनेजर को बोल सकते हो कि आप ईमेल भेज दो मुझे। आप वो ईमेल का स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो एज अ प्रूफ दैट यू वर डूइंग गुड इन योर जॉब। उसके बाद आपको लगेंगे आपके सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16 एंड आपके आईटीआर तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। ठीक है, आपके दोनों के, अभी अगर आपका स्पाउस केस है, आपका दोनों का भी मतलब एजुकेशन जो है, ट्राई टू मैच इट। मतलब अगर आप बैचलर्स हो तो आपके स्पाउस का बैचलर्स भी हो, एटलीस्ट बैचलर्स तो होना ज़रूरी है। तो मतलब ऐसा नहीं हो कि आप एकदम मास्टर डिग्री के लिए इधर आ रहे हो और आपका पार्टनर 10th पास भी नहीं है। दिस सिचुएशन कैन एक्चुअली हैम्पर योर वीज़ा अप्रूवल, क्योंकि कुछ बेस नहीं बनता आपके रिलेशनशिप में। यू हैव टू प्रूव दैट यू आर लेजिट कपल, टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद मुझे मेरे वेडिंग फोटोज़ दिखाने पड़े थे। वेडिंग फोटोज़ भी मैंने दिखा दिए थे एंड वी वर इन रिलेशनशिप अर्लियर, सो हमने थोड़े बहुत वो फ़ोटोज़ भी भेज दिए थे एम्बेसी को जब मैंने मेरी वीज़ा की फ़ाइल लगाई थी। यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा था। फॉर माई वीज़ा फ़ाइल आई हैड टू गिव माई पिक्चर्स। जस्ट में मेरी फैमिली है मेरे साथ, ना कि हम दोनों बस, ठीक है, ऐसा कुछ मत करना। टोटल आपके फैमिली के साथ आप फोटोज भेज सकते हो, मतलब आपके पेरेंट्स, इन लॉ, सो दैट दे वुड नो दैट ओके यू गाइज आर रियल। आई डोंट नो हाउ, मतलब आप हो रियल। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हो। एसओपी लिखते टाइम आप आपकी केस पुट करो कि आपको आपके पार्टनर को आपके साथ क्यों लाना है इधर। आप इधर पढ़ने आ रहे हो पर आपको पार्टनर के साथ क्यों आना है इधर। तो मैंने ये रीज़न लिखा था फॉर मेरे पार्टनर को इधर लाने के लिए। हर एक सेक्शन में मेरे, अगेन मैं वीज़ा एसओपी की बात कर रही हूँ, ठीक है, वीज़ा के एसओपी के टाइम की बात। यूनिवर्सिटी के एसओपी में मैंने कुछ नहीं लिखा था, मेरा हस्बैंड ये वो। अगर यूनिवर्सिटी का आपका एसओपी है या जीटीए स्टेटमेंट है, आप बस आपके खुद के बारे में, कोर्स के बारे में लिखो कि व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट यूनिवर्सिटी, और आपको वही सेम कोर्स उसी यूनिवर्सिटी में क्यों करना है। बाकी आपका फलाना ढिमकाना कुछ नहीं लिखना है, मेरा हस्बैंड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं। वीज़ा की फाइल के टाइम मैंने मेरे हस्बैंड के बारे में लिखा था, ठीक है, कि वो क्या करता है। बेसिकली मैंने उसके बारे में हार्डली 10 लाइन्स में, यू हैव टू डू इट ऑल, क्योंकि उसका एक सेक्शन आएगा दैट वाई। तो मैंने बहुत ही नॉर्मल रीज़न लिख दिए, मतलब यूजुअल रीजन है दैट वी वर डेटिंग सिंस XYZ years, then we got married and we want to stay together even when I'm on this journey, so that he could help me mentally. Also he can help me doing household chores and as emotional support, and this is something, yes, you have to write, and that's the most for like lot of cases, that's the main reason you are bringing your spouse here. आपका बाकी के रीजंस, यस आई नो, आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिलेंगे, ये आपके दिमाग में रहता है, बट आपको इधर आने के आपको पता रहता है बैक ऑफ योर माइंड दिस इज द इमोशनल सपोर्ट यू नीड इन न्यू कंट्री। तो आप वही सेम चीज़ लिख सकते हो इधर, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, एसओपी में ये पॉइंट्स लिख देना। कभी भी इधर आके आप काम करने वाले हो, आप पैसे कमाने वाले हो, आप दोनों का ये प्लान है, वो प्लान है, डोंट राइट दैट, दैट्स नॉट नीडेड। यू आर ऑलवेज रिमेंबर यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा। कभी भी ना किसी भी चीज़ की आप डेप्थ समझो, आपको उसी के बारे में लिखना है कि मैं स्टूडेंट के लिए इधर आई हूँ, मैं पढ़ाई करूँगी, मेरा पार्टनर मेरे साथ तो सारे हेल्प वगैरह के लिए आ रहा है। वंस दिस इज डन आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई कंट्री, end of it. Okay, and let's see in the next video few more updates.